कभी सोचा है कि एक देश का मुखिया कैसे चुना जाता है? हमारे भारत में तो आप जानते ही हैं, हर 5 साल में वोट नाम का ब्रह्मास्त्र चलता है। गली गली में नेताजी हाथ जोड़ते दिखते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं और फिर ईवीएम में बटन दबते हैं और जनता तय करती है कि कुर्सी का मालिक कौन होगा। और सिर्फ हम ही नहीं, दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ही देख लीजिए। वहाँ भी जब चुनाव होते हैं और व्हाइट हाउस का मालिक चुना जाता है तो बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं। महीनों तक प्रचार चलता है चुनाव का, टीवी पर बहुत सारी तूफानी बहसें होती हैं और फिर पूरे देश में वोट पड़ते हैं और तब जाकर व्हाइट हाउस का मालिक चुना जाता है। या फिर दक्षिण कोरिया को ही देख लीजिए, जहाँ एकदम आधुनिक तरीके से लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। यानी कुल मिलाकर एक लंबी और खाली प्रक्रिया जिसके केंद्र में होते हैं आम लोग और उनका वोट। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में एक ऐसी भी व्यवस्था है जहां नेता चुनने के लिए ना वोट डाले जाते हैं, ना रैलियां होती हैं और ना ही कोई चुनावी घोषणा पत्र जारी होता है, बल्कि यह पद हासिल करने के लिए किसी को अपने पूर्व जन्म का हिसाब देना पड़ता है। आपने कभी सुना है कि किसी नेता को उसके पूर्व जन्म के आधार पर चुना जाए? सुनने में तो ये अजीब ही लगता है ना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जहाँ एक तरफ हमारे यहाँ अगले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए नेता पसीने बहाते हैं, वहीं इस अनूठी परंपरा में एक बच्चे को बचपन से ही पहचान लिया जाता है कि वो बनेगा अगला नेता। तो कौन है वो महान शख्सियत जिसके चुनाव की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा रहस्यमयी और इतनी अलग है कि वो सदियों से लोगों को चौंकाती आ रही है? जानने के लिए बने रहिए, क्योंकि आज हम इसी अनोखी परंपरा को समझने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं तिब्बतियों के सर्वोच्च आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा की। जहां एक तरफ हमारे यहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनने के लिए नेता जी तोड़ मेहनत करते हैं, रैलियां करते हैं, वोट मांगते हैं, वहीं दलाई लामा की तलाश किसी और ही दुनिया में है, यानी पुनर्जन्म के आधार पर होती है। और आज हम इसी अनोखी परंपरा को समझेंगे, जानेंगे कि दलाई लामा को कैसे खोजा जाता है, हमारे देश भारत में उसकी क्या अहमियत है और कैसे उनकी चुनाव प्रक्रिया हमारे नेताओं के चुनाव से बिल्कुल अलग और कितनी रहस्यमयी कहानी जैसी है। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट। जहां इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि कौन होगा अगला दलाई लामा। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, ये कहानी है एक आत्मा की जो बार बार जन्म लेती है शांति और करुणा का पैगाम देने के लिए। और ये कहानी एक ऐसे संत की है जिसे अपना देश छोड़ना पड़ा, लेकिन दुनिया उसे अपना गुरु मान चुकी है, जो कि है दलाई लामा, जो सिर्फ एक धार्मिक गुरु नहीं है बल्कि एक पॉलिटिकल रिफ्यूजी भी है। एक ऐसा सफ़र उन्होंने तय किया जहाँ स्पिरिचुअलिटी और डिप्लोमेसी दोनों का संगम हुआ। दलाई लामा का मतलब होता है ओशियन ऑफ विजडम, जिसका मतलब है ज्ञान का सागर। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि एक टाइटल है। अभी तक ये माना जाता है कि दलाई लामा 14 बार जन्म ले चुके हैं और हर बार वो नए शरीर में आते हैं, लेकिन आत्मा वही सेम रहती है। सबसे पहले दलाई लामा ने जब जन्म लिया था वो था 1391, और अभी जो रिसेंट में दलाई लामा है जिनका असली नाम तेंजिन गेट्सो है, वो 14वें अवतार माने जाते हैं दलाई लामा के। 1935 में तिब्बत के एंडो रीजन में एक छोटा सा लड़का जिसका असली नाम था लामो थोंडुप एक आम किसान के घर में पैदा हुआ था। वो सिर्फ 2 साल का था जब ये डिसाइड कर लिया गया कि ये वही लड़का है जिसका पूरा तिब्बत इंतज़ार कर रहा था। बहुत सारे टेस्ट लिए गए, पूजा करी गई, बहुत सारे साइंस को भी ढूंढा गया। उसके बाद डिक्लेयर कर दिया गया कि ये लड़का है अगला दलाई लामा। तब से लेकर आज तक दलाई लामा अपने ही घर से दूर पर अपने लोगों के साथ हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से पहाड़ी इलाके धर्मशाला को अपना घर बना लिया। वहाँ उन्होंने एक तिब्बतियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई और शांति, अहिंसा और ध्यान के साथ अपना मिशन जारी रखा, जो है तिब्बत को एक दिन फिर से आज़ादी दिलाना। आज दलाई लामा को चाहने वाले सिर्फ तिब्बत या इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया में उनको एक ग्लोबल गुरु के रूप में देखा जाता है। हार्वर्ड से लेकर टोक्यो तक उनकी स्पीचेस लोगों को जीवन की सच्चाइयाँ समझाती हैं। उनका मैसेज सिंपल होता है कि कंपैशन इज नॉट अ लग्जरी, इट इज़ नेसेसिटी। लेकिन तिब्बत में दलाई लामा का चुनाव कोई इलेक्शन नहीं होता, ये एक स्पिरिचुअल प्रोसेस है। जब एक दलाई लामा देह त्याग करते हैं तो उनके सीनियर डिसिपल्स और मॉन्क्स कुछ नेचुरल साइंस, ड्रीम्स और डिवाइन ओमेंस को एनालाइज करते हैं और एक सेक्रेट लेक में भी विजन देखे जाते हैं। फिर एक छोटा बच्चा जिसमें वो पहले वाले दलाई लामा की आत्मा का विश्वास होता है, उसे पहचाना जाता है।
बहुत सारे आइटम्स भी टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि बच्चे को पुराने दलाई लामा की चीज़ें दिखाई जाती हैं। सेक्रेट लेक में विजन देखा जाता है, जहाँ मॉन्क्स मेडिटेट करते हैं और विजन्स को रिसीव करते हैं। प्रोसेस पूरी स्पिरिचुअल होती है और इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन 1959 के बाद सब कुछ बदल गया, जब दलाई लामा इंडिया चले आए और चाइना ने तिब्बत पर कब्जा मजबूत कर लिया और धार्मिक फ्रीडम पर भी। चाइना ने 2007 में एक कानून बनाया जिसे ऑर्डर नंबर 5 बोला जाता है। इसके मुताबिक तिब्बत के किसी भी मॉन्क को दोबारा जन्म लेने से पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट से रिटन परमिशन लेनी होगी। इस लॉ को बनाया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर रिलीजियस अफेयर ने, जिसमें ये बोला गया है कि स्टेट अप्रूवल के बिना रिकार्नेशन भी इलीगल है, मतलब पुनर्जन्म इलीगल है। तो मतलब ये है कि अब आत्मा भी चाइना की परमिशन से दोबारा जन्म ले सकती है। चाइना ने तिब्बत की मॉनेस्ट्रीज में पेट्रियोटिक एजुकेशन शुरू किया। मॉन्क को कम्युनिस्ट पार्टी की आइडियोलॉजी पढ़ाई जाती है। दलाई लामा को स्प्लिटिस्ट या फिर देश विद्रोही कहकर बदनाम किया जाता है। मॉन्क के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जी जिनपिंग की फ़ोटोज़ उनकी मॉनेस्ट्रीज में होनी चाहिए और चाइनीज़ ट्रेंड मॉन्क्स होंगे जो स्टेट के अप्रूवल के अकॉर्डिंग काम करेंगे, जो लॉयल रिकार्नेटर्स भी होंगे। चाइना ने ऑलरेडी एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है। जब रियल 11 पंचिन लामा को तिब्बत के मॉन्क्स ने चुना तो उसे चाइना ने किडनैप कर लिया और अपने हिसाब से एक फेक पंचिन लामा को अपॉइंट कर दिया। रियल पंचिन लामा वो 1995 में ही किडनैप कर लिए गए थे और चाइना ने जो अपॉइंट किए हैं वो स्टेट बैक्ड पंचिन लामा है। यही पंचिन लामा फ्यूचर दलाई लामा के चुनाव में इम्पॉर्टेंट होता है। चाइना चाहता है कि इनका कंट्रोल हो ताकि अगला दलाई लामा भी चाइना ही चूज करे अपने अकॉर्डिंग। चाइना ने ओपनली डिक्लेयर कर दिया है कि अगला दलाई लामा तिब्बत के अंदर पैदा होगा और उसे कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करेगी। ये एक मेड इन चाइना दलाई लामा बनेगा जो बीजिंग के कंट्रोल में होगा। चाइनीज़ मीडिया में ये स्टेटमेंट्स हैं कि रिकार्नेशन मस्ट फॉलो द हिस्टोरिकल प्रोसीजर एंड स्टेट लॉ। इसका इंटेंशन सिंपल है कि दलाई लामा को एक कल्चरल पपेट की तरह यूज़ किया जाए पार्टी के कंट्रोल में। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब 14वें दलाई लामा इस दुनिया से जाएंगे तो क्या 2 दलाई लामा होंगे? एक रियल दलाई लामा जिसे तिब्बतियन कम्युनिटी अपॉइंट करेगी और दूसरा वो दलाई लामा जिसे चाइनीज़ गवर्नमेंट ढूंढ के लाएगी, जो बीजिंग द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। एक धार्मिक गुरु के 2 रूप आगे चल के देखे जा सकते हैं, एक भक्ति से चुना गया और दूसरा राजनीति से पैदा हुआ। क्या दुनिया डिसाइड करेगी कौन असली है या क्या सच खुद अपने आप सामने आएगा? इस पे अभी वाले दलाई लामा का ये स्टेटमेंट आया है कि अगला दलाई लामा वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन होगा या होगा भी या नहीं। अगर चाइना ने अपना दलाई लामा चुना तो उसे कोई माने या ना माने उसका कोई मतलब नहीं है। दलाई लामा ने ये भी कहा है कि अगला दलाई लामा तिब्बत से बाहर पैदा होगा या फिर वो दलाई लामा सिस्टम को ही बंद कर देंगे। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल सक्सेशन नहीं है, ये एक संघर्ष है आत्मा की आज़ादी के लिए, धर्म के स्वराज के लिए और एक पूरी पहचान के लिए। अगला दलाई लामा कौन होगा? शब्द में तो एक होगा पर सच में एक ही असली होगा। दलाई लामा के शब्द हमेशा याद रखने लायक हैं, जहाँ वो कहते हैं कि मेरा जीवन दूसरों की सेवा के लिए है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है, जब ये दलाई लामा नहीं रहेंगे तो क्या होगा? क्या अगला दलाई लामा चाइना बनाएगा या फिर तिब्बत अपनी स्पिरिचुअल आज़ादी खो देगा? लेकिन ये बात भी सच है कि धर्म को बचाने के लिए हाथ में लाठी का होना भी ज़रूरी है। बिना लाठी के आप धर्म को नहीं बचा सकते। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।